गुड इवनिंग एवरीवन। द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक दर्शन से संबंधित जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2007 से 2023 के बीच में, इन सभी क्वेश्चन की हम एक इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसका हम एक व्याख्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसे जून 2007 में पूछा गया है। और सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आपको दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है। लिस्ट 1 में आपको कुछ प्राइम मिनिस्टर जो देश के हैं उनके नाम दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में कुछ स्पेसिफिक ईयर्स जो वर्ष हैं उनके बारे में बात की गई है। तो इसी को आपको मैच करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज का जो ये सेशन है वो जवाहरलाल नेहरू को डेडिकेटेड है। इसमें हम नेहरू के जीवन में जो भी गतिविधियां थी, एक फ्रीडम फाइटर के तौर पे, और या फिर संविधान सभा के एक विशेष सदस्य के रूप में, या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी क्या भूमिका थी, स्वतंत्र देश के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी क्या भूमिका थी, उनकी हम इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो यहाँ पे आप जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखें लिस्ट 1 में ऑप्शन डी यहाँ पे देखें, नेहरू साइंड द पंचशील एग्रीमेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पंचशील एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। तो इस एग्रीमेंट को जो है चाइना के साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साइन किया था 1954 को। और एक यहाँ पे मैं स्पेसिफिक डेट बता दे रहा हूँ आपको, 29 अप्रैल 1954 को जो है ये जो एग्रीमेंट था ये साइन किया गया था इंडिया और चाइना के बीच में। और अगर हम बात करें पीवी नरसिम्हा राव की बात करें हम, तो वो 1991 में जो है देश के प्रधानमंत्री बने थे। और उन्हीं के शासनकाल में, उन्हीं के रिजीम में 6 दिसंबर को 1992 में 6 दिसंबर 1992 को जो है बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, उसका विखंडन किया गया था। और एच.डी. देवगौड़ा जो है वो 1996 में देश के प्रधानमंत्री बने। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके एग्जामिनेशन में कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि किस पर्टिकुलर ईयर में कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना और वो किस गठबंधन से, किस संगठन से संबंधित है। जैसे कि भी आप देखें आज के समय में यूपीए और एनडीए की बात की जाती है। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एच.डी. देवगौड़ा थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन सी में एच.डी. देवगौड़ा के बारे में बात की जा रही है। तो एच.डी. देवगौड़ा जो है यूनाइटेड फ्रंट के, संयुक्त मोर्चा के जो है प्रत्याशी थे या रिप्रेजेंटेटिव थे, जो 1996 से लेकर के 1997 तक जो है देश के प्रधानमंत्री बने थे। और इसी तरह जो है इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल जिसको हम कहते हैं, ये भी जनता दल पार्टी से थे, और ये जो है 1997 से 1998 तक जो है देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो इस तरह से अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इसे दिसंबर 2007 में पूछा गया है। यहाँ पे आप अगेन आप देख सकते हैं, आपको दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम दिए गए हैं, कुछ समकालीन थिंकर के नाम दिए गए हैं, कुछ क्लासिकल थिंकर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि गांधी की बात करें या जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें। और दूसरी तरफ उनके द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं उनके बारे में बात की जा रही है। और हमारा जैसे कि आज का फोकस है नेहरू पे, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो बुक है, इसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और आपको मालूम होगा कि 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था, तो उसकी वजह से देश के जितने भी बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनको जो है अरेस्ट करके देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जेलों में रखा गया था। और अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें और उनकी बुक जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो बुक थी, इस बुक को उन्होंने जेल में रहते हुए अपने कारावास के दौरान लिखी है।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर फोर्ट में रखा गया था, और ये फोर्ट कहाँ पे है स्थित है आज के समय में? ये महाराष्ट्र में स्थित है। और 1942 से लेकर के 1945 के बीच में इनको जेल में रखा गया था, और इस बुक को इन्होंने 1944 में लिखी थी, और ये बुक 1946 में 1946 में जो है ये बुक पब्लिश हुई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसको नेहरू ने लिखा है, ये कब पब्लिश हुई थी? 1946 में पब्लिश हुई थी। इसी तरह हम अब देखें महात्मा गांधी की जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के नाम से जो बुक है महात्मा गांधी की, ये बुक 1927 में पब्लिश होती है, महात्मा गांधी ने इसको लिखा था। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी जो है ये बुक है रजनी कोठारी की, इसको कई बार नेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और रजनी कोठारी को आप जानते हैं कि वो समकालीन जो है राजनीतिक चिंतक हैं, जो भारतीय राजनीति की समीक्षा करते हैं अपनी राइटिंग्स के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से, अपने आर्टिकल्स के माध्यम से। और इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी ये जो बुक है, बेसिकली ये जो बुक है भारत की राजनीतिक जो अर्थव्यवस्था है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इससे डील करती है। और इसको रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने लिखा था। ये जो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ जो है थिंकर्स हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं, और इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर ये किताब लिखी थी। आंसर की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का जो आंसर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हमने ए को मैच किया फोर्थ से, और डी को मैच किया जो है थर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसे दिसंबर 2007 में पूछा गया है। अगेन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है, और यहाँ पे आपको मैच करना है चीज़ों को सिस्टमैटिक ऑर्डर में। जैसे कि अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू को आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है, भारत की विदेश नीति का निर्माता कहा जाता है नेहरू को। नेहरू ने ही जो है भारत की विदेश नीति को एक तरह से बनाया है, उसको तय किया है। आज भी उसमें देखें जो कुछ तत्व है, जैसे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के दौरान आप देखें, या आप जो भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि शुरू से नेहरू ने जो है ये स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी भी गुट के साथ शामिल नहीं होंगे। और आज भी आप देखें इंटरनेशनल स्फीयर में जो भारत की राजनीति है वो रिलेटिवली एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी भी कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं है। और इंडिया अब तो सुपर पावर बनने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आप देखें रसिया की बात करें, और यहाँ पे ऑप्शन में आप जानते हैं कि व्लादिमीर जो पुतिन है वो रूस की जो है राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, और वो सन 2000 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। और अभी उन्होंने क्या किया कि रसिया का उन्होंने संविधान को चेंज कर दिया है, तो उस अकॉर्डिंग वो 2036 तक रसिया के राष्ट्रपति वो रह सकते हैं, अनडिस्प्यूटेड जो है प्रेसिडेंट रह सकते हैं। पंचशील की बात करें, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पंचशील को किसने साइन किया था? नेहरू ने साइन किया था। और ये एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था? इंडिया और चाइना के बीच में। तो पंचशील को हम यहाँ चाइना से मैच करेंगे, ना कि नेहरू से। आपको एग्जाम में जो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सबसे सटीक आंसर है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको सिलेक्ट करना है। देखिए, पंचशील को हम नेहरू से भी मैच कर सकते हैं और चाइना से भी मैच कर सकते हैं, लेकिन हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा। और बात करें आईएनए की, जो आज़ाद हिंद फौज है, इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें, तो इसकी स्थापना आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ख़ास तौर पे उस समय जब जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उन्होंने 21 अक्टूबर को 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी। और उसी दौरान उन्होंने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्या नारा दिया था? दिल्ली चलो का। और आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत ही फेमस कोट है कि तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा। ये इसी दौरान उन्होंने दिया था जब वो आज़ाद हिंद फौज को जो है संबोधित कर रहे थे। तो ऑप्शन की अगर बात करें, आंसर की बात करें, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पंचशील एग्रीमेंट है जो 29 अप्रैल को साइन किया गया था 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में, इसका जो ऑफिशियल जो औपचारिक नेम है उसका नाम है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स बिटवीन तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया। इसका ऑफिशियल नेम याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो पंचशील एग्रीमेंट है उसका ऑफिशियल नेम क्या है। हालांकि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये पूछे गए हैं
कि पंचशील एग्रीमेंट कब साइन किया गया था, किन नेताओं के बीच में साइन किया गया था, और जो है पंचशील के जो 5 जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिसंबर 2008 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, और ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं काफ़ी ट्रिकी होते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल फिलोसफर की फिलॉसफी को या जो भी सब्जेक्ट मैटर वहाँ पे दिया गया है उसकी आपको इन डेप्थ समझ होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें तो आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक असर्शन है, दूसरा रीजन, मतलब अभिकथन और कारण। यहाँ पे क्या लिखा कि नेहरू सेड इट इज ए क्राइम अगेंस्ट मैन एंड गॉड टू सबमिट एनीबॉडीज रूल। नेहरू ने कहा था कि किसी शासन की अधीनता स्वीकार करना मनुष्य और प्रभु के विरुद्ध अपराध है। और जो कारण दिया गया है, सब व्यक्ति एक समान नहीं जन्मे, इंडिविजुअल्स आर नॉट बॉर्न इक्वल। पहले आप ये देखें, 2 स्टेटमेंट को समझें, और किसी भी स्टेटमेंट को समझने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके संदर्भ को समझना जरूरी होता है। आपको मालूम होगा कि 31 दिसंबर को 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का एक सेशन होता है, और उस सेशन के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और उस अधिवेशन के दौरान, उस सेशन के दौरान कांग्रेस के, हम देखते हैं कि कांग्रेस का एक नया झंडा जो है अडॉप्ट किया जाता है, एक नया फ्लैग अडॉप्ट किया जाता है, उसको रावी नदी के तट पर फहराया जाता है, और साथ ही साथ कुछ बड़े निर्णय लिए जाते हैं, जैसे कि उस मंच से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं। वो डिक्लेयर करते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अब जो मकसद है वो पूर्ण स्वतंत्रता को, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को जो है अचीव करना है। और जब वो अपने अध्यक्षीय भाषण को, जो उनका प्रेसिडेंशियल स्पीच थी, उस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा कि आगे से आइंदा से जो 26 जनवरी 1930 है उसको हम इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाएंगे। और उन्होंने उस मंच के माध्यम से लोगों को शपथ दिलाई, और कहा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने वो क्या प्लेज ली थी कि इट वाज ए क्राइम अगेंस्ट मैन एंड गॉड टू सबमिट एनी लॉन्गर टू ब्रिटिश रूल। मतलब क्या कि ब्रिटिश शासन के अधीनता को स्वीकार करना अब जो है, मतलब कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन की अधीनता को स्वीकार नहीं किया जा सकता अब, और आगे हमारा जो पूर्ण मकसद है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। और किसी भी तरह की अधीनता को स्वीकार करना, किसी भी तरह की, हम कह सकते हैं, रूल को, किसी भी तरह की विदेशी शासन को जो है स्वीकार करना, उसके अधीन रहना, ईश्वर के प्रति और मनुष्य के प्रति जो है वो अपराध है। अगर आप बात करें स्टेटमेंट और रीजन की बात करें, तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी अपने सेशन में, अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान, जब वो पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कही। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि सभी व्यक्ति एक समान नहीं जन्मे हैं, ये नेहरू का स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि नेहरू जो है व्यक्ति की समानता में विश्वास रखते हैं, वो मानवतावादी विचारक हैं, वो नैतिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। तो इस तरह का ये जो कथन है, जो रीजन दिया गया है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। तो मैंने आपको ये संदर्भ बताया, इस स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट बताया कि रावी नदी के तट पर जब वो अपना अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे तो उन्होंने लोगों को शपथ दिलाई थी, और खुद भी शपथ ली थी, और उन्होंने ये कहा था कि अब हम और ब्रिटिश शासन के अधीन हम नहीं रह सकते हैं, और किसी भी प्रकार की अधीनता जो है वो मनुष्य के प्रति और ईश्वर के प्रति जो है एक अपराध है। इट इज़ ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन एंड इट इज़ ए क्राइम अगेंस्ट मैन एंड गॉड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जिसे पूछा गया है दिसंबर 2008 में, और यहाँ पे आप देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन एक साथ दे दिए गए हैं, और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की बात करें, आपको बेसिकली इसको मैच करना है, लेकिन थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इंडो यूएस न्यूक्लियर जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता जो है, वो किसके बीच उसको किसने साइन किया था? मनमोहन ने साइन किया था। प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह थे, उन्होंने इसको साइन किया था। 2005 के आसपास आते आते हम देखते हैं कि अमेरिका और इंडिया के बीच में एक आम सहमति बनने लगती है, और फाइनली 2008 में हम देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिका के राष्ट्रपति जो है जॉर्ज बुश एक डील को, न्यूक्लियर डील को साइन करते हैं, जिसको 123 एग्रीमेंट भी कहते हैं। और बेसिकली ये जो डील है वो सिविलियन पर्पज़ के लिए है, सैनिक पर्पज़ के लिए नहीं है, रक्षा डिफेंस के पर्पज़ के लिए नहीं है, बल्कि क्या है, जो हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं हैं, जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं, उसी को ध्यान में रख करके जो है अमेरिका और इंडिया के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए डील की गई थी। और फाइनली ये जो डील थी, इसको यूएस की जो कांग्रेस थी, स्पेशली सीनेट ने उसको रेटिफाई किया था, और ये जो डील है 28 अक्टूबर 2008 को जो है वो लागू कर दी गई थी। और फिर आप यहाँ पे देखें, अगर बात करें ताशकंद समझौते की बात करें, ताशकंद समझौता आप जानते हैं कि ताशकंद समझौता इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? जब 1965 में पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था, और इंडिया ने इस वार में पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया था। और फाइनली जो है रूस की मध्यस्थता से, मतलब रूस में इंटरमीडिएट का काम करता है, और इसके माध्यम से फिर क्या होता है कि ताशकंद में जो है लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं, और वहाँ पे ताशकंद समझौता होता है। ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। आप देखें, जो सोवियत यूनियन था, जब वो टूट गया, अलग अलग टुकड़ों में वो बट गया, तो उसमें एक देश बना उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद है। और आप जानते हैं कि 10 जनवरी 1966 को, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, जो ताशकंद समझौते की बात करें तो 10 जनवरी को 1966 में जो है समझौता साइन किया गया था। इसको किसने साइन किया था? देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। और यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद अयूब खान, उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया था। तो मतलब लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने जो है इस एग्रीमेंट को साइन किया था। सिमिलरली अगर हम बात करें इसी तरह से, अगर हम बात करें शिमला अकॉर्ड के बारे में या शिमला सहमति के बारे में बात करें, तो शिमला अकॉर्ड को किसने साइन किया था? जिसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साइन किया था। और ये भी वार आप ये भी जानते, जो एग्रीमेंट था वो कब हुआ था? एक वॉर के बाद हुआ था 1971 में, 1971 में, जब जो है पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर में अटैक किया था। और फिर अगेन इस लड़ाई में जो है इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया था। और फिर बाद में हम देखते हैं शिमला में जो है दोनों देशों के बीच में जो है एक तरह से एग्रीमेंट होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, और इस एग्रीमेंट को इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साइन करते हैं। इसको याद रखिएगा, यहाँ से नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इस एग्रीमेंट को किस स्पेसिफिक डेट पे साइन किया था? 2 जुलाई को साइन किया गया था। और साइन करने वाले कौन कौन थे? इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। और पंचशील एग्रीमेंट की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि पंचशील एग्रीमेंट को जो है 29 अप्रैल को 1945 में साइन किया गया था, इंडिया और चाइना के बीच में साइन किया गया था। और इस पर साइन करने वाले कौन से लोग थे? चाओ इनलाई। चाओ इनलाई कौन है? ब्रिटेन के, सॉरी, चाइना के वो प्रधानमंत्री हैं, जैसे कि नेहरू देश के प्रधानमंत्रियों से चाओ इनलाई भी जो है चाइना के प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं दोनों के बीच में 29 अप्रैल को 1954 में पंचशील एग्रीमेंट को साइन किया गया था। और आंसर की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हमने ए को मैच किया फोर्थ से, सिंपल, ए को मैच किया हमने फोर्थ से, और डी को मैच किया फर्स्ट से। तो 4 एंड 1, आप देखिए 4 एंड 1 यहाँ पे ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इस क्वेश्चन को जून 2012 में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको कई बार पूछा गया है। और देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूटेड एन ओलिगार्की विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा के अंदर निम्नांकित में से कौन सा अल्पतंत्र समूह था? तो ओलिगार्की की बात करें, पहले आप समझिए कि ओलिगार्की कहते किसको है। आपने रॉबर्ट मिशेल का आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की भी पढ़ा होगा। आयरन लॉ ऑफ
ओलिगार्की। देखिए बेसिकली ये जो ओलिगार्की होती है, एक गुट समूह होता है, छोटा सा गुट समूह होता है, जिसका एक संगठन के अंदर प्रभाव होता है, उस संगठन के अंदर उसकी पकड़ होती है। जिन मुद्दों को लेकर के उनकी सहमति बनती है, वो मुद्दे आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, उस पे जो है उस समूह का, उस ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल मिल जाता है। और जिन मुद्दों पर उनकी सहमति नहीं बनती है, वो मुद्दे जो है उन मुद्दों पे उस समूह का, उस संगठन का, उस ऑर्गेनाइजेशन से उसको अप्रूव होना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें संविधान सभा के बारे में बात करें, तो संविधान सभा के अंदर ज़्यादातर जो है जो लीडर थे वो कांग्रेस के लीडर थे। कांग्रेस जब संविधान सभा के कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, तो उसमें हम देखते हैं कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे, कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा सीटें आई थी और अधिक जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल थे उस पर कांग्रेस के लोग थे। और हम देखते हैं कि नेहरू, पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आज़ाद, ये जो है उस संविधान सभा के प्रभावशाली नेता थे। मतलब उनकी एक पकड़ थी, जिन मुद्दों पर उनका अप्रूवल होता था वो मुद्दे आसानी से डिबेट और डिस्कशन के बाद अप्रूव हो जाते थे। और इसी कॉन्सेप्ट को जो है ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन में डिस्कस किया है, जिसमें वो बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये जो है ये क्या है कि ये प्रभावशाली नेता हैं जो एक ओलिगार्की को बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। और ये जो बुक है ग्रैनविल ऑस्टिन की, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बुक को लिखा किसने है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, ये बुक 1996 में पब्लिश हुई थी। इसको नेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसके ऑथर कौन है? ग्रैनविल ऑस्टिन। और इसके अलावा ग्रैनविल ऑस्टिन ने एक और बुक लिखी है, वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपेरिमेंट्स। इसमें बेसिकली आज़ादी के बाद जो है जो भारतीय राजनीति में जो गतिविधियां हुई हैं, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उनको जो है इसमें रिकॉर्ड किया है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। और ग्रैनविल ऑस्टिन को जो है पद्म भूषण जो है अवार्ड दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए से। पद्म भूषण या पद्म श्री दिया गया था, थोड़ा सा आप कंफर्म कर लीजिएगा अपने लेवल पे, लेकिन एक कह सकते हैं कि एक उपाधि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिसंबर 2012 में पूछा गया है इसको। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि विच कांग्रेस प्रेसिडेंट इनिशिएटेड द आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन। ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस के अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया था? अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन ये क्वेश्चन नेहरू से संबंधित कैसे? बेसिकली इस क्लास में तो हम नेहरू के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो क्लास है वो कैसे नेहरू, ये जो क्वेश्चन है कैसे नेहरू से संबंधित है, आइए इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1938 में 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में। एक स्थान है, इसका नाम है हरिपुरा। हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, हरिपुरा में, गुजरात में। और इस अधिवेशन की, इस सेशन के जो चेयरमैन थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस को मेघनाथ शाह नाम के एक व्यक्ति ने, काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से बात की और उनको समझाया कि देश की विकास के लिए, खासतौर पे देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए राष्ट्रीय नेशनल प्लानिंग कमेटी, मतलब राष्ट्रीय प्लानिंग समिति की जो है आवश्यकता है। तो इसको लेकर के उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को समझाया था और उसी से प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी को इस्टेब्लिश किया था 1938 में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त जो है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट थे। तो ऐसी कंडीशन में वो उस पोस्ट को नहीं कैप्चर कर सकते थे, उस पोस्ट के लिए जो है अपना नाम वो सजेस्ट नहीं कर सकते थे। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री, उस वक्त तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे नेहरू, वैसे जवाहरलाल नेहरू से बात की और जवाहरलाल नेहरू बाद में जो है एग्री हो गए और उनको जो है इसी प्लानिंग कमेटी का 1938 में जो है चेयरमैन बनाया गया।
जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी इसका चेयरमैन बनाया गया, किसको बनाया गया? नेहरू को। तो यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी इसको समझिए, जो कांग्रेस का जो सेशन है उसके चेयरमैन कौन है? जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है उसके चेयरमैन सुभाष चंद्र बोस हैं, लेकिन ये जो प्लानिंग कमीशन बना या प्लानिंग कमेटी जो बनी है उसके चेयरमैन के तौर पे सुभाष चंद्र बोस ने किसको अपॉइंट किया? जवाहरलाल नेहरू को अपॉइंट किया। और हम जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 मार्च 1950 को जो है प्लानिंग कमीशन को बनाया था। और आप जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करें तो प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? तो देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो होता है। देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन का। और आपको बताना मैं चाहूँगा कि मोदी सरकार ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है नीति आयोग। और ये जो कमीशन, ये जो आयोग है ये 1 जनवरी 2015 को बनाया गया और इसके चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आप देखें कि इन बारीकियों को आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट कर सकेंगे। और आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी एस्पिरेंट हैं या जो लोग हमें यूट्यूब पे देखते हैं उनके लिए, उनको मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमने आप सभी के लिए एक टेस्ट सीरीज़ शुरू की है। और ये टेस्ट सीरीज़ को आप 499 में जो है 499 रुपये सबमिट करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ है। 6 मंथ तक ये जो है टेस्ट सीरीज़ चलेगी। और इसमें आपको 2004 से लेकर 2023 तक जितनी भी नेट के एग्ज़ाम के जो पेपर हैं वो आपको दिए जाएंगे। 20 मॉडल पेपर दिए जाएंगे और सभी क्वेश्चन की जो है रिकॉर्डेड एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। और ये सारी जो सॉफ्ट कॉपीज़ हैं, जो अभी इस सेशन में हम जो ये जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करें इसका भी पीडीएफ और इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है इस टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे जो है कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आइए से हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इससे जून 2013 में पूछा गया है। इसमें क्या कहा जा रहा है? द 1963 कामराज प्लान वाज इनिशिएटेड। 1963 में नेहरू ने कामराज योजना को शुरू किया था। मतलब किस पर्पज के लिए, किस उद्देश्य से देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कामराज प्लान को इनिशिएट किया था? तो इस प्लान को नेहरू ने तमिलनाडु के प्रधानमंत्री के कामराज के कहने पे इनिशिएट किया था। और इसका एक मकसद था, वो ये था कि कैसे कांग्रेस पार्टी को जो है रिवाइव किया जा सके, उस हाँ कैसे कांग्रेस संगठन को जो है मजबूत किया जा सके। आप देखिए ये हैं के कामराज। यहाँ स्क्रीन पे आप जो है के कामराज को देख रहे हैं। और ये के कामराज जो है तमिलनाडु के जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता रह चुके हैं। के कामराज जो हैं वो देश के प्रधान, मतलब क्या सर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता रह चुके हैं। और ये इन्होंने कई मौकों पर कांग्रेस की जो है, जो कांग्रेस का जो सेशन है उसकी अध्यक्षता की है आज़ादी के बाद। तो आपको मालूम होगा कि आप इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे बात हो रही है 1963 की बात हो रही है, 1963 की बात हो रही है। और आपको मालूम होगा कि 1962 में क्या हुआ था कि चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था। और इस अटैक में हम देखते हैं कि इस वॉर, चाइना और इंडिया के बीच में जो वॉर हुई थी, इसमें चाइना ने इंडिया के कई हिस्सों पर, लद्दाख में और फिर नॉर्थ ईस्ट में कुछ हिस्सों पर जो है चाइना ने कब्जा कर लिया था। तो इससे पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी कांग्रेस पार्टी की और नेहरू की जो नीतियां थी, जो पॉलिसीज थी चाइना को लेकर के, उसकी काफ़ी आलोचना हुई थी। एक तरह से कांग्रेस पार्टी की जो छवि थी वो खराब हो गई थी। और आप ये बेहतर समझिए कि जो लोकसभा के जो चुनाव हुए थे वो इस वॉर के पहले हुए थे। अगर ये जो इलेक्शन था, लोकसभा का चुनाव जो हुआ था वो वॉर के बाद हुआ था तो शायद कांग्रेस पार्टी जीत भी नहीं पाती। तो कांग्रेस पार्टी की जो इमेज थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी इस वॉर की वजह से। तो के कामराज ने जो है ये सजेशन दिया
कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, ना केवल कैबिनेट के अंदर बल्कि जो अलग-अलग राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं या अलग-अलग मंत्री हैं जो कैबिनेट के अंदर अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस के, वो अपने पदों से इस्तीफा दे दें और वो जो है अपनी पूरी क्षमता को, पूरी एनर्जी को जो है कांग्रेस पार्टी को एक तरह से रिवाइव करने में, उसको मजबूत बनाने में, जो कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिबद्धताएँ हैं उसको ठीक तरीके से निभाने के लिए जो है अपनी क्षमता को, अपनी ऊर्जा को जो लगाएँ। अपनी पार्टी को जो है एक तरह से फिर से खड़ी करने के लिए, जो छवि खराब हुई है वार की वजह से, उसको बेहतर बनाने के लिए काम करें। लोगों के बीच में जाएँ, लोगों को समझाएँ। इस तरह का सजेशन दिया था। लेकिन हम जानते हैं कि 1963 में जो है ये प्लान इनिशिएट किया गया, कामराज प्लान, और 1964 में जो है नेहरू की डेथ हो जाती है। नेहरू की जो है डेथ हो जाती है, तो इस वजह से ये जो प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही नेहरू की डेथ होती है, एक लीडरशिप क्राइसिस शुरू होती है कांग्रेस के अंदर में जो है। कांग्रेस की मतलब उस समय की जो कैबिनेट थी उसमें एक नेता थे मोरारजी देसाई। उन्होंने जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए पुरजोर कोशिश की, हर स्तर से उन्होंने कोशिश की, लेकिन हम देखते हैं कि कामराज को, के कामराज को, जो के कामराज हैं, इनको किंग मेकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग मेकर। किंग मेकर इसलिए कहा जाता है कि नेहरू के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री को जो है देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, और उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद जब इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, तो इसमें जो है के कामराज की बहुत बड़ी भूमिका थी। अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी जो है देश की प्रधानमंत्री नहीं बन पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसे दिसंबर 2013 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है। मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास में, जिस जो गूगल मीट पे होती है, मैंने उसमें आपको बताया है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो लाइव क्लास में ज्वाइन करते हैं उनको हमने इन्फॉर्म किया है कि जब भी आप नेहरू को पढ़ें तो आप ये देखें कि नेहरू का एक फ्रीडम फाइटर के तौर पे क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। संविधान सभा के अंदर जब वो बहस करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, तो उनका क्या योगदान रहा है। और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी क्या भूमिका रही है, उनका क्या रोल रहा है, इसको भी आपको, मतलब उनकी पर्सनैलिटी की जो 3 एस्पेक्ट हैं, 3 पहलू हैं, उस पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ घटनाएँ हैं, उन उन पे आपको फ़ोकस करना है। जैसे कि आप बात करें, जो नेहरू रिपोर्ट की हम बात करें, नेहरू रिपोर्ट एक्चुअली जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे, पंडित मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने जो है 1928 में नेहरू रिपोर्ट को सबमिट किया था। और ये जो नेहरू रिपोर्ट है वो क्या है? नेहरू रिपोर्ट एक तरह से एक प्रपोजल है, एक डॉक्यूमेंट है, जो ये बताने की कोशिश करता है कि आज़ाद भारत में या आने वाले भारत में के लोगों के लिए जो है, जो संविधान का जो प्रारूप होगा वो कैसे होगा। एक्चुअली जो है, जो ब्रिटेन की जो लीडरशिप है उसने ये चैलेंज किया था कांग्रेस को कि वो एक ऐसा संविधान बना कर दें जो कांग्रेस, जो जो देश में रहने वाले, भारत में सभी रहने वाले सभी वर्गों को, चाहे जो वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको वो एक्सेप्टेबल हो। तो इसीलिए ऑल पार्टी एक कॉन्फ्रेंस बनाया गया था, जिसमें कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को, हिंदू महासभा को, उसके अलावा और भी उस वक्त जो दल थे उनके नेताओं को बुलाया गया था, और सभी दल के जो नेता थे उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें भाग लिया था, और एक मसौदा तैयार किया था जिसको जो है नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और ये जो नेहरू रिपोर्ट है, इस नेहरू रिपोर्ट को बनाने के दौरान जो है, जो जवाहरलाल नेहरू हैं, जेएल नेहरू, इस कमेटी के, नेहरू कमेटी के क्या थे, वो सेक्रेटरी थे। उस कमेटी के क्या थे, वो सचिव थे, सेक्रेटरी थे। तो इसलिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 1942 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था, 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और अभी मैंने आपको क्लास में ही बताया कि 31 दिसंबर को 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर जो है नेहरू के माध्यम से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। जो डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस है उसको जो है, उसकी घोषणा की गई थी। नेहरू, और एक चीज़ यहाँ पे हमको समझने की ज़रूरत है कि नेहरू रिपोर्ट में और ये जो
आपका डिक्लेरेशन है कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, इसमें क्या फ़र्क है? जो नेहरू रिपोर्ट है वो डोमिनियन स्टेटस की बात करता है, डोमिनियन स्टेटस की बात करता है। इसमें क्या है कि भारतीय जो है अपने मसलों पर अपनी राय रखेंगे, अपने कानून विधि बनाएंगे, लेकिन क्या है कि ब्रिटेन की छत्र छाया में, ब्रिटेन के अंदर रहते हुए, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब क्या कि हम अपने आंतरिक और बाहरी जितने भी हमारे मामले हैं उसको हम खुद से जो है मैनेज करेंगे। आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले हम जो है नेहरू रिपोर्ट को रखेंगे 1928, फिर डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो कि 1929 में हुआ था, तो और उसके बाद फिर जो है ऑप्शन थर्ड को, लास्ट में ऑप्शन सेकंड को। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे, और एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुभाष चंद्र बोस भी इस कमेटी के हिस्सा थे। जो नेहरू रिपोर्ट बनाई थी नेहरू कमेटी ने, मोतीलाल नेहरू कमेटी ने, उसमें जो है सुभाष चंद्र बोस भी इस कमेटी का जो है हिस्सा थे। दिसंबर 2013 का ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखें, इसके बारे में इसको समझें। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये संविधान सभा में बहस के दौरान जब डिबेट हो रही थी कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाए, या संविधान का नेचर कैसा होना चाहिए, ना बहुत रिजिड होना चाहिए ना बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो उसके बारे में जो है अपने विचार रख रहे थे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। वो क्या कहते हैं? while we while we want this constitution to be solid as permanent as a structure we can make it, जबकि चाहते हैं कि ये संविधान ठोस और इतना अस्थायी जितना हम संरचना के रूप में इसे बना सकते हैं। मतलब क्या है, वो कहना चाहते हैं कि हम यथासंभव जितना भी हम उससे हो सकता है, हम एक ठोस, एक सॉलिड, एक रिजिड संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे वो क्या कहते हैं? नेवरदलेस देयर इज नो परमानेंस इन एनी इन कॉन्स्टिट्यूशंस। फिर भी संविधानों में कोई अस्थायित्व नहीं होता है। वैसे भी आप देखें कोई भी संविधान जो है परमानेंट नहीं होता है, समय के साथ परिस्थितियों के अनुसार जो है उसमें चेंज कर लाने पड़ते हैं, उसमें सुधार करना पड़ता है। और वो आगे क्या कहते हैं? इफ़ यू मेक एनीथिंग रिजिड एंड परमानेंट यू स्टॉप द नेशंस ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ ए लिविंग वाइटल ऑर्गेनिक पीपल। नेहरू ये कहते हैं कि अगर आप संविधान को कठोर बनाते हैं, परमानेंट बनाते हैं, तो इससे क्या होगा कि इससे जो राष्ट्र का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा, राष्ट्र के विकास में बाधा आएगी। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 368 के अंदर भाग 20 में संविधान को संशोधन करने की, उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो है जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको मेंशन किया गया है। और 1951 में हम जानते हैं कि देश जो है पहला रिफॉर्म लाया गया था संविधान पार्लियामेंट के अंदर। और ये कैसा रिफॉर्म था? ये लैंड रिफॉर्म से जो है संबंधित था, लैंड रिफॉर्म से। और फिर आप देखते हैं कि शेड्यूल 9 को जो है संविधान की जो अनुसूचियां हैं, शेड्यूल, उसको ऐड किया गया था। और अभी तक अगर हम बात करें कि भारत के संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं, 106 बार उसमें संशोधन किया गया है। और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो 2023 में किया गया है। और इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है लोकसभा में और जो विधानसभा में औरतों के लिए जो सीटें हैं, 1/3 सीटें, एक तिहाई जो सीटें हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं। मतलब तो सीटें तो पहले से रिजर्व थी, उसको और एक्सटेंड कर दिया गया है, जो उसका जो पीरियड है उसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिसंबर 2013 का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? जवाहरलाल नेहरू जो है, जब संविधान सभा का निर्माण किया गया तो टोटल 13 कमिटीज बनाई गई थी संविधान को बनाने के लिए। टोटल 13 कमिटीज को बनाया गया था। और उसमें से जो 8 कमिटीज थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और उसमें से एक कमेटी थी यूनियन पावर कमेटी। इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। और यूनियन पावर कमेटी के अलावा, और आप देखें जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है उसके भी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा स्टेट्स कमेटी, उसके भी चेयरमैन जो है जवाहरलाल नेहरू थे। और जो स्टेट्स कमेटी थी वो एक ऐसी कमेटी थी जो निगोशिएशन करती थी राज्यों से। मतलब आप देखें निगोशिएशन के जरिए से ही जो है ये जो इंडियन रिपब्लिक है वो बना है।
देश के जो प्रधानमंत्री और देश के जो गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जो है अलग अलग राज्यों के साथ जो है वार्ताएं की गई, निगोशिएशन किया गया और बाद में जो है इस राष्ट्र का निर्माण किया गया। तो ये जो निगोशिएशन वाली जो कमेटी थी, स्टेट कमेटी, उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हालांकि आप देखिए स्टेट कमेटी में और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और आप देखें यहाँ पे इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी आप जानते हैं, इसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और अगर हम बात करें रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी की बात करें, यहाँ पे रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी की जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और फंडामेंटल राइट्स जो कमेटीज थी उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? देश के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए, जो स्टीयरिंग कमेटी थी इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके चेयरमैन थे। यूनियन पावर कमेटी को मैंने आपको बताया कि नेहरू इसके थे चेयरमैन। कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे इसे पूछा गया है जून 2014 में, इंडियाज ट्रिस्ट विथ एशिया वाज इनिशिएटेड इन द विजन ऑफ इंगेजमेंट विच वाज आर्टिकुलेटेड बाय। एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया था। देखिए जब देश आज़ाद हुआ था तो 14 अगस्त की रात को 14 अगस्त की रात को जो है देश की कह सकते कि जो पार्लियामेंट थी या संविधान सभा जो भी आप कह लें, उसको नेहरू एड्रेस कर रहे थे। और उस दौरान उन्होंने एक स्पीच दी थी, इसको हम क्या कहते हैं? इंडियाज ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। उन्होंने एक लंबा चौड़ा एक भाषण दिया था और उसमें जो हमारे देश की आकांक्षाएं हैं आज़ाद भारत की उसके बारे में उन्होंने बात की थी। और ये जो इंडियाज ट्रिस्ट विथ एशिया मतलब क्या कि इंडिया भारत का एशिया के साथ मिलन की हम बात करें तो ये भी कॉन्सेप्ट जो है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। और बेसिकली हमारे जो संबंध होंगे, हमारे जो पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्रीज, उनके साथ कैसे होंगे उसको लेकर के है, हमारी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। और आप देखें कि नेहरू ने शुरू से ही इतने दबाव के बावजूद, जबकि पूरी दुनिया कोल्ड वार के दौरान दो खेमों में बटी हुई थी, दो ब्लॉक्स में बटी हुई थी, नेहरू ने इंडिपेंडेंट पॉलिसी को अपनाया और एशियन कंट्रीज के साथ में, इवन पूरी दुनिया के साथ में उन्होंने जो है एक कह सकते हैं एक डिग्निफाइड तरीके से अपने रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया, डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्टार्ट किया अलग अलग कंट्रीज के साथ में। और एक तरह से वो जो है पॉलिसी इंडिपेंडेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे दिसंबर 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगेन देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि इन हुज डिस्क्रिप्शन मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद फॉर्म्ड एन ओलिगार्की इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसके वर्णन में मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पसंख्यक के रूप में थे? तो वही क्या है, मैंने अभी आपको बताया था ना ओलिगार्की के बारे में, कि ग्रैनविल ऑस्टिन जो अपनी बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन में बात करते हैं ओलिगार्की के बारे में, एक गुटतंत्र के बारे में जो संविधान सभा के अंदर मौजूद था, जिसकी अलग अलग मुद्दों पर अपनी एक पकड़ थी संविधान सभा के अंदर। और यहाँ पे आप देखें दिसंबर 2015 की अगर बात करें, ये जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है हु प्रेसाइडेड ओवर द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1988 की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर एम ए अंसारी थी। पहले इसको आप समझिए। पहले ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो था ये कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, लखनऊ में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। और इसी कॉन्फ्रेंस के जरिए से जो है नेहरू रिपोर्ट निकल के आई थी, नेहरू रिपोर्ट। इसी
कॉन्फ्रेंस में नेहरू रिपोर्ट को, जिसको जो है मोतीलाल नेहरू ने बनाया था, इसको अप्रूव किया गया था। और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? एम ए अंसारी। आप कहेंगे ये एम ए अंसारी कौन है? तो ये एम ए अंसारी वही, इनका जो फुल फॉर्म है मुख्तार अहमद अंसारी। और अभी आप देखें, आजकल चर्चा का एक विषय है कि उत्तर प्रदेश की एक जेल में जो है मुख्तार अंसारी जो है, उनकी डेथ हो गई है। तो ये वही एम ए अंसारी हैं जो ग्रैंड फादर हैं। मुख्तार अहमद अंसारी को हैं ग्रैंड फादर हैं, जो आज आप देखिए जो बीएसपी के जो विधायक थे, जिनके भी हाल फिलहाल में हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई, तो उन्हीं के ग्रैंड फादर थे। और ये फ्रीडम फाइटर थे, एक डॉक्टर थे, और गांधी जी के कहने पर उन्होंने जो है फ्रीडम इंटरनेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। और बाद में फिर इसी डॉक्टर एम ए अंसारी ने, मुख्तार अहमद अंसारी ने, जामिया मिलिया जो इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी दिल्ली में इस्टेब्लिश है, उसके वो वन ऑफ द फाउंडर थे, एक संस्थापक थे। और जो है वो उस यूनिवर्सिटी के, जो जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर भी वो थे। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे पूछा गया है, जनवरी 2017 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, उसके संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ बातें की गई हैं, तो उसमें क्या चीज़ें इनकरेक्ट हैं या सही नहीं है। तो ये जो नहीं है, इस पर आपको फोकस करना है। और आप इसमें ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि एग्जामिनर का पर्पज़ क्या है, एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। इस क्वेश्चन के पहले आंसर की हम बात करें, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन डी है, सॉरी ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है कि जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। तो आप देखें जुलाई में जो है कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे देश के अंदर में चुनाव होते हैं संविधान सभा के, और उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट, एक अंतरिम सरकार बनती है। और उस अंतरिम सरकार के अंदर जो है, जो देश के बाद में प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, उसको उनको जो है वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। प्रेसिडेंट कौन रहता है? प्रेसिडेंट अभी भी जो है वो वाइसराय ही है। क्या लिखा कि इन द इंटरिम गवर्नमेंट द वाइसराय's एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज इक्विवेलेंट टू द पोजीशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हिच एक्टेड एज एग्जीक्यूटिव। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा इसमें जो ऑप्शन देखिए उसको आप पढ़िए। द वॉइस राय कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अंतरिम जो सरकार बनी थी, उस अंतरिम सरकार के अंदर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनी थी, उसका जो चेयरमैन था वो कौन था? वो तब भी, पहले भी वाइस राय हुआ करता था, और बाद में भी जो है वाइस राय था माउंट बेटन की अगर हम बात करें। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर थे वो सही मायने में जो अंतरिम, देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या दिया है कि द मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट वे द मेंबर्स ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे, वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का ये पर्पज, ये एग्जामिनर इसमें ये पूछना चाहता है कि जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो उसमें नेहरू को कौन सी पोस्ट दी गई थी। मतलब वो इंटरिम गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर वो चेयरमैन थे या वाइस चेयरमैन थे। तो इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर जो है जवाहरलाल नेहरू जो है वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट, आप ऐसे कह सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट थे। तो और चूंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो हेड नहीं थे बल्कि क्या थे वो, हेड का मतलब क्या कि प्रेसिडेंट। तो नेहरू प्रेसिडेंट नहीं थे बल्कि क्या थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। बाकी जो और स्टेटमेंट है कि जवाहरलाल, जैसे कि आप देखेंगे जो स्टेटमेंट है, जवाहरलाल नेहरू को वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था,
वायसराय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बने रहे, बिल्कुल सही बात है। पहले भी वायसराय जो है अध्यक्ष हुआ करता था, बाद में भी जो है अध्यक्ष था इंटरिम गवर्नमेंट में। और क्या फिर क्या लिखा कि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। जो जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो मेंबर थे, उन्हीं मेंबर को जो है क्या किया जाता था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इसे नवंबर 2017 में पूछा गया है। और बेसिकली यहाँ पे आप देखें, ये जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, कुछ इवेंट्स दिए गए हैं। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि जितने भी इवेंट्स, जितनी भी घटनाएं हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना है। कैसे करना है? कालक्रम के अनुसार। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे बात हो रही है स्वराज पार्टी के बारे में, बात हो रही है नेहरू रिपोर्ट के बारे में, बात हो रही है कम्युनल अवार्ड के बारे में, बात हो रही है पूना पैक्ट के बारे में, बात हो रही है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात हो रही है। हम एक एक चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देखें, स्वराज पार्टी की अगर हम बात करें तो स्वराज पार्टी को जो है कब बनाया गया था? जनवरी 1923 में। 1923 में 1923 में जो है स्वराज पार्टी को बनाया गया था, 1923। ओके। और नेहरू रिपोर्ट जो थी वो कब पेश की गई थी? 1928 में। और अगर हम बात करें कम्युनल अवार्ड की बात करें, आपने हमारी और पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हम लोथियन कमेटी के बारे में बात करते हैं, और जिसके मेंबर जो है कौन होते हैं? B.R. अम्बेडकर। तो लोथियन कमेटी की रिकमेंडेशन पे कम्युनल अवार्ड लाया जाता है। और कब लाया जाता है इसको? 16 अगस्त को लाया जाता है, 16 अगस्त को 1932 में। और ये इस कम्युनल अवार्ड के माध्यम से जो है, जो दलित समुदाय के जो लोग हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट, एक तरह से पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाता है। और इस अवार्ड के खिलाफ महात्मा गांधी प्रोटेस्ट करते हैं। वो जेल के अंदर पूना की जो यरदा जेल है उसके अंदर जो है फास्ट अनटू डेथ करते हैं, मतलब क्या कि आमरण अनशन करते हैं। और बाद में फिर क्या है कि गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो है 24 सितंबर को 1932 में जो है पूना पैक्ट होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नवंबर 1932 में जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है इंग्लैंड में। ये जो है कॉन्फ्रेंस होता है, और इसका एक मकसद क्या होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, कि आगामी जो वर्ष है उसमें जब भारतीय अपने लिए संविधान का निर्माण करेंगे तो किन किन मुद्दों पर उनकी क्या राय है, वो किस प्रकार के संविधान की अपेक्षा करते हैं, उस संविधान के अंदर कौन कौन से क्लॉज को इंक्लूड करने की बात करते हैं, उसके बारे में एक तरह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनाया गया था, जिसमें अलग अलग पार्टी के जो लोग थे हो गए थे, जैसे कि B.R. अम्बेडकर भी वहाँ पे थे, महात्मा गांधी भी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 3 घटनाएं हैं वो 1932 में हुई हैं। सबसे पहले क्या हुआ है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अगस्त में जो है कम्युनल अवार्ड आया है। सितंबर में जो है पूना पैक्ट साइन हुआ है गांधी और अम्बेडकर के बीच में। और 1932 में जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। और स्वराज पार्टी कब बनती है? 1923 में बनती है। और इसको बनाने वाले कौन हैं? इसको हैं चित्तरंजन दास हैं, जिसको C.R. दास भी कहते हैं। और इसके अलावा जो मोतीलाल नेहरू हैं, नेहरू के जो फादर हैं मोतीलाल नेहरू, वो उन्होंने मिलकर के इस पार्टी को बनाया था, स्वराज पार्टी को। कहाँ पे बनाया था? इलाहाबाद के अंदर, जिसको अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो आप देखें यहाँ पे सबसे पहले स्वराज, आप देखिए यहाँ पे पहले स्वराज पार्टी, फिर नेहरू रिपोर्ट, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ऑप्शन सेकंड है जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसमें से आप देखें कि नेहरू रिपोर्ट का जो कनेक्शन है वो इनडायरेक्टली किससे है? जवाहरलाल नेहरू से है। नेहरू रिपोर्ट को तो उनके फादर मोतीलाल नेहरू ने बनाया था, लेकिन सेक्रेटरी के तौर पे जो है उसमें काम किया था, उस कमेटी के अंदर सेक्रेटरी के तौर पे JL नेहरू ने काम किया था, राइट। और इस कमेटी के जो मेंबर थे वो सुभाष चंद्र बोस भी थे। टोटल 9 मेंबर थे। हम PDF जो आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें पूरी डिटेल मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, जिसे पूछा गया है जून 2020 में। और यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इसको चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा
स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट 1 की बात करें, एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ए फिलॉसफी ऑफ इट्स ओन। प्रत्येक संविधान का अपना दर्शन होता है, राइट। और आप देखें फिर क्या है कि भारतीय संविधान में निहित दर्शन को समझने के लिए हमें पंडित नेहरू के ऐतिहासिक उद्देश्य परक संकल्प पर ध्यान केंद्रित करना होगा। फॉर द फिलॉसफी अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी मस्ट लुक बैक इनटू द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित नेहरू। तो आप देखें हमारे देश की का जो संविधान है उसकी फिलॉसफी हमें कहाँ देखने को मिलती है, उसको हमें देखने को मिलता है जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें हमें देश के संविधान की, हमारे संविधान की जो है प्रस्तावना में देखने को मिलता है। प्रस्तावना ही हमारे देश की का जो संविधान है उसकी फिलॉसफी को जो है रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है। और आप देखें वी द पीपल ऑफ इंडिया की जब बात करें, जहाँ से प्रियम्बल शुरू होती है, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो उसमें कुछ मूल्य हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पे आप प्रस्तावना के अंदर आप देखेंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये जो प्रिंसिपल हैं ये हमारे देश के संविधान के क्या है कि दर्शन है। और हम इसमें क्या क्या कहा जा रहा है दूसरे स्टेटमेंट कि भैया कि भारतीय संविधान के अगर आपको दर्शन को समझना होगा तो आपको नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था जिसको उन्होंने पेश किया था संविधान सभा में, उसको देखना पड़ेगा। आप देखिए कि पहले आप समझिए कि नेहरू ने क्या किया था कि नेहरू ने 13 दिसंबर को 1946 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जो है संविधान सभा के सामने रखा था। एक तरह से एक फ्रेमवर्क था जिसके अकॉर्डिंग जो है संविधान को जो है बनाया जाना था। और इस पे फिर बहस होती है और फाइनली हम देखते हैं कि 22 जनवरी को 1947 में ये जो रिजोल्यूशन है वो संविधान सभा के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसको अप्रूव कर देती है, इसको पास कर देती है। और उसके बाद जो है बी आर अम्बेडकर की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसी रिजोल्यूशन को ध्यान में रख करके जो है संविधान को बनाती है। मतलब इसी ड्राफ्ट के अंतर्गत जो है संविधान का निर्माण किया जाता है। इस ड्राफ्ट के अंदर उन सारे वैल्यूज़ को, उन सारे मूल्यों को जो कि संविधान का दर्शन है उसको इंक्लूड किया जाता है। और आपको किस मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि जब संविधान सभा में बहस हो रही थी कि प्रस्तावना का स्वरूप कैसा होना चाहिए, जो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसी होनी चाहिए, तो 17 अक्टूबर का जो टाइम था, 17 अक्टूबर 1949, 17 अक्टूबर 1949 को जो है संविधान सभा में बहस हो रही थी। और आप देखें ये जो आप देखें 26 नवंबर को 26 नवंबर को हम देखते हैं कि 1949 में जो संविधान बनकर के तैयार हो जाता है। और प्रियम्बल पे डिबेट कब हो रही है? 17 अक्टूबर को। तो मतलब अक्टूबर और नवंबर मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 17 अक्टूबर तक जो संविधान के जो बड़े बड़े आर्टिकल्स थे, जो मुद्दे थे, उन पर बहस हो चुकी थी। और फाइनली जो प्रियम्बल था उसके नेचर के ऊपर में कि उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए उस पर जो है डिबेट हो रही थी। और हम देखते हैं कि 17 अक्टूबर को डिबेट शुरू हुई कि भारत के संविधान की प्रस्तावना कैसी हुई, उस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय रखी। किसी ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो ईश्वर के नाम से शुरू होनी चाहिए, किसी ने कहा कि नहीं महात्मा गांधी के नाम से होनी चाहिए। फाइनली जो है एक आम सहमति नहीं बन पाई प्रियम्बल के ऊपर और वोटिंग हुई। और उसके बाद में जो ये जो प्रियम्बल का जो हम रूप देख रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस पे जो है इसको अप्रूव कर लिया गया और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और ये जो प्रियम्बल जो इसको एक्सेप्ट किया गया 17 अक्टूबर को 1949 में, ये बहुत हद तक उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, एक जो है एक मॉडिफाइड वर्जन है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का। हम जो प्रियम्बल देखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला जो प्रियम्बल देखते हैं वो कुछ और नहीं है बल्कि नेहरू के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का एक मॉडिफाइड वर्जन है, जिसको नेहरू ने 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी को जो है वो अप्रूव हो गया था। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मतलब हर संविधान का एक दर्शन होता है और हमें अगर अपने संविधान को के दर्शन को समझना है तो नेहरू के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जो है देखना पड़ेगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन जो पहला करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे
ये क्वेश्चन नवंबर 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेहरूज आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज बेस्ड ऑन, जो नेहरू का राष्ट्रवाद है वो किस पर आधारित है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मिलिटेंट नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद। तो नेहरू का जो राष्ट्रवाद है वो उग्रवाद राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि नेहरू तो एक मानवतावादी विचारक हैं। वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी में जो है वो यकीन रखते हैं। वो सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। और वो कहते हैं कि जो भारत की खूबसूरती है वो इसकी डाइवर्सिटी में है। हाँ, मतलब यूनिटी और डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट में वो यकीन रखते हैं। और आप देखें, नेहरू का जो राष्ट्रवाद है वो लोगों को इस बात का अधिकार देता है कि लोग ये डिसाइड कर सकें कि वो किस तरह के राष्ट्र के अंदर में रहेंगे। और आप देखें, आज़ादी के बाद में जब साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखें, जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जब आज़ादी के लिए अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग देशों में जब मूवमेंट शुरू हुए, तो नेहरू ने जो है आत्मनिर्णय का, जो स्वयं निर्णय का जो अधिकार, उसका समर्थन किया। और आप देखें, जो औपनिवेशिकवाद है, जो इंपीरियलिज्म है, जो कलोनियलिज्म है, उपनिवेशीकरण है, उसके विरुद्ध जो है नेहरू ने आवाज़ उठाई। और आप देखें, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इंपीरियलिज्म और कलोनियलिज्म के अगेंस्ट नेहरू का अप्रोच रहा है। और नेहरू का जो राष्ट्रवाद है वो जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर का जो एक कॉन्सेप्ट है सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म, जो है संश्लेषी विश्ववाद, उसके बारे में, उससे जो इंस्पायर है। बेसिकली ये जो टैगोर का यूनिवर्सल सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म है, जो राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है, ये मानवतावादी दर्शन है। ये एक तो राष्ट्रवाद होता है जो हमें नफरत करना सिखाता है। मतलब क्या, जैसे कि आप देखिए, हिटलर का जो राष्ट्रवाद था, हिटलर के राष्ट्रवाद ने क्या किया था कि एक जाति भावना को उत्पन्न किया था। और जितने यहूदी थे उसको जो है, जितने भी यहूदी थे उनसे घृणा करना सीखा था। जो अन्य जातियां थी, उन्होंने कहा था कि ये जो जो नाजी समुदाय के जो लोग हैं वो सुपीरियर हैं, बाकी और जो लोग हैं वो क्या है कि इन्फीरियर हैं, उनसे घृणा करना सिखाता था। तो राष्ट्रवाद एक संकुचित, देखिए राष्ट्रवाद की दो अवधारणाएं हो सकती है। एक तो नैरो, जो सिर्फ अपने आप तक सीमित हो, जो हिंसा का, अपने हितों को संरक्षित करने के लिए हिंसा का भी प्रयोग करता हो, नफरत का, दुश्मनी का भी प्रयोग करता हो। और दूसरी तरफ क्या है कि सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म जो जो मानवतावादी मूल्यों का इस्तेमाल करता हो, वो प्रेम में और सहित अस्तित्व में, पीसफुल को एग्जिस्टेंस में जो है यकीन रखता हो। तो नेहरू का जो राष्ट्रवाद था वो कभी भी उग्र राष्ट्रवाद नहीं था, जो है जिंगोइज्म नहीं था, या अंध राष्ट्रवाद नहीं था, वो उग्र राष्ट्रवाद नहीं था जहाँ पे जो है एक समुदाय दूसरे समुदाय से घृणा करे, या हिंदू मुस्लिम से घृणा करे, या मुस्लिम हिंदू से घृणा। वो समावेशी था जिसमें सभी समुदाय मिलकर के रहें। और बात करें आंसर की, तो ऑप्शन जो बी, सी और डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि नेहरू का जो राष्ट्रवाद था वो उग्रवाद, जो नेहरू का राष्ट्रवाद था वो कभी भी उग्र राष्ट्रवाद नहीं था, मिलिटेंट नेशनलिज्म नहीं था। तो ए जहां जहां भी जिस ऑप्शन में ए है वो जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा ऑप्शन, जो 4 है वो बचेगा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे आप देखें, इस क्वेश्चन को मार्च 2023 का जो पेपर था शिफ्ट 1 का, इसको नेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और अगर हम इसकी बात करें इस क्वेश्चन की, यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। आप देखें, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे स्टेटमेंट 1 को आप देखें, नेहरू फेवर्ड ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो दूसरा कथन है, उसमें क्या कहा जा रहा है, नेहरूज कमिटमेंट टू सिविल लिबर्टीज प्रिवेंटेड हिम फॉर एक्सेप्टिंग द आइडिया ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन कैसे सही है इसको थोड़ा सा आइए हम समझते हैं इन डिटेल। इसको हम डिकोड करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नेहरू क्या है कि एक समाजवादी विचारक हैं। और समाजवाद क्या करता है, समाजवाद बेसिकली जो उसका जो
समाजवाद क्या है? समाजवाद बेसिकली क्या उसका ये मानना है, जो बेसिक प्रिंसिपल है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो उत्पादन के जो साधन हैं, उस पर क्या है कि उस पर पब्लिक कंट्रोल हो, उसमें सार्वजनिक नियंत्रण हो। ठीक है ना? राज्य जो है, जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे वहाँ के लोगों में। और आप जानते हैं कि नेहरू जो है एक फेबियन सोशलिस्ट थे। समाजवाद को लाने के दो तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप मार्क्स के राजनीतिक दर्शन में देखते हैं कि जहाँ पे जो सर्वहारा वर्ग है, जो प्रोलिटेरिएट है, वो डिक्टेटरशिप के माध्यम से एक क्रांति करता है, और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट एक क्रांति के माध्यम से वो जो है समाजवाद को लाना चाहता है, क्रांति के माध्यम से। लेकिन नेहरू क्या है कि नेहरू एक फेबियन सोशलिस्ट हैं। क्या है? ही इज अ फेबियन सोशलिस्ट। वो फेबियन सोशलिस्ट हैं। तो फेबियन जो सोशलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से कानूनी सुधार के माध्यम से जो है वो समाजवाद को लाना चाहते हैं। जैसे कि आप देखें 1955 में चेन्नई में एक जगह है अवाडी, कांग्रेस का अवाडी सेशन हुआ, और उसमें नेहरू ने ये तय किया, कांग्रेस के अवार्डी सेशन में कांग्रेस ने ये तय किया, कांग्रेस पार्टी ने बेसिकली, या नेहरू कह सकते हैं, कि आगे से जो है देश के विकास के लिए जो है कांग्रेस जो समाजवादी जो मॉडल है, जो सोशलिस्ट मॉडल है, उसको जो है अडॉप्ट करेगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि नेहरू ने बड़े पैमाने पे जो है लैंड रिफॉर्म के लिए काम किए। और नेहरू जो है राजनीतिक जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको लेकर के प्रतिबद्ध थे, इसलिए कभी भी उन्होंने क्रांति का प्रयोग नहीं किया। मतलब क्रांति के माध्यम से जो है वो जो है समाजवाद को लाना नहीं चाहते हैं, समाजवाद को लाना चाहते हैं साइंटिफिक आउटलुक के जरिए से लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनका पीसफुल तरीके से जो है वितरण हो, हाँ, कहीं पे पावर का या वेल्थ का कंसंट्रेशन ना हो, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर पब्लिक कंट्रोल हो। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें आप देखें कि नेहरू बेसिकली एक समाजवादी विचार का जानते हैं, और कैसे समाजवादी है, वो फेबियन सोशलिस्ट है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट पहला और दूसरा दोनों सही है। और ये जो मार्क्सवादी जो कॉन्सेप्ट है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, ये मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखेंगे, यहाँ पे जो है रिवॉल्यूशन के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से जो है समाजवाद को लाया जाता है। और फेबियन सोशलिस्ट कभी भी जो है हिंसा की बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं पीसफुल मैनर से, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के जरिए से जो है लाने की, सुधार लाने की, समाजवाद को लाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसे कि हिंद स्वराज की बात करें हम, यहाँ पे बुक को आपको मैच करना है। हिंद स्वराज को किसने लिखा है? हिंद स्वराज को लिखा है महात्मा गांधी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। हुवेर सुधराज को बी आर अम्बेडकर ने लिखा है, और गीता रहस्य जो है उसको लिखा है तिलक ने लिखा है। ये तो इजी क्वेश्चन है। और फिर आप यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये नेहरू के साइंटिफिक आउटलुक को, नेहरू का जो साइंटिफिक आउटलुक था, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, उसको दर्शाता है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब लाहौर में 1929 में, ये मार्कर क्यों ठीक से काम नहीं कर रहा है, 1929 लाहौर, और 26 जनवरी की हम बात करें 1930, तो लाहौर में जब 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, जिसके चेयरमैन कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे? नेहरू। और इसी सेशन में कांग्रेस ने या नेहरू ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन की कि जो कांग्रेस का वो उद्देश्य होगा वो डोमिनियन स्टेटस को लेकर के नहीं होगा, बल्कि क्या है कि वो पूर्ण स्वराज के लिए प्रयास करेगी। आज से जो कांग्रेस का उद्देश्य है वही है कि पूरी तरह से वो आज़ादी चाहती है अंग्रेजों से, ब्रिटिश राज से पूरी तरह से जो है वो मुक्ति चाहती है, आज़ादी चाहती है। और उस अधिवेशन में ये भी तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को जो है स्वाधीनता के दिवस के तौर पे, डे ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। तो उस पर जो है देश के जो राष्ट्रपति थे उस वक्त, मतलब अब तो नहीं, उस वक्त तो राष्ट्रपति नहीं थे, उस वक्त कांग्रेस के मेंबर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये जो 26 जनवरी का दिन है, ये दिन शुभ नहीं है। मतलब ये प्रॉपर नहीं है, शुभ नहीं है, लकी एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब ये अच्छा दिन नहीं है। इस दिन को जो है डे ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करना, तो इससे जो है नेहरू काफ़ी उनको बुरा लगा और उन्होंने कहा कि नेशनल प्रोग्राम कैन नॉट बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी। लेकिन ये देखिए क्वेश्चन जो है एग्जाम में आइडियोलॉजी लिखा गया है, ये गलत है। आइडियोलॉजी नहीं होगा बल्कि एस्ट्रोलॉजी है। नेहरू कहते हैं कि जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है कैन नॉट बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है विचारधारा के अनुसार, यहाँ पे विचारधारा नहीं बल्कि यहाँ पे ज्योतिषी शास्त्र के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन में आइडियोलॉजी गलत लिखा गया था। तो नेशनल प्रोग्राम कैन नॉट बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है राष्ट्र के कार्यक्रम को तय नहीं किया जा सकता। और वही कहते हैं कि अगर लोग ये चाहते हैं, यदि लोग ये चाहते हैं कि क्या लिखा है, इफ पीपल वांट इट, अगर लोग ऐसा चाहते हैं लेट देम इलेक्ट एस्ट्रोलॉजर। अगर लोग ऐसा चाहते हैं कि किसी भी दिन को तय करने के लिए कि कब हम स्वाधीनता दिवस को मनाएंगे, कब डे ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करेंगे या नहीं करेंगे, कब मनाया जाएगा, इसको तय करने के लिए हम शुभ अशुभ की अगर बात करेंगे तो हमें लीडर की जरूरत नहीं, बल्कि क्या जरूरत है कि लोगों को ये जरूरत है कि वो एस्ट्रोलॉजर को इलेक्ट कर लें। वो बता सके कि कौन सा दिन शुभ है, कौन सा दिन अशुभ है। नेहरू के हिसाब से हर एक दिन शुभ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर लोग ऐसा चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो एस्ट्रोलॉजर को जो है इलेक्ट कर लें। और एक चीज़ ये भी वो आगे कहते हैं कि अगर वो अपनी अज्ञानता के कारण ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो हमें इसका सामना करना, मतलब इस अज्ञानता का हमको सामना करना, इस एस्ट्रोलॉजी का या जो अंधविश्वास है, जो सुपरस्टिशन है, उसमें उसको उससे हमको लड़ना है। मतलब वो साफ कह रहे हैं, नेहरू का ये कहना है कि हम किसी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम को, नेशनल प्रोग्राम को किसी भी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि इस दिन हम नहीं मनाएंगे या अगले दिन मनाएंगे, कि मतलब 26 को नहीं मनाएंगे या 27 को मनाएंगे या 28 को मनाएंगे। ये तो नेशनल प्रोग्राम, इसको कभी भी मनाया जा सकता है और इसके लिए ज्योतिष शास्त्र की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और लोग ऐसा चाहते हैं तो वो चाहें, उनको चाहिए कि वो लीडर को ना चुने बल्कि ज्योतिषी हैं, जो जो फोरटेलर हैं, उनको चुने और वो बताएं। लेकिन अगर ये जो चीज़ें हैं कि ये 26 तारीख शुभ है, अशुभ है या सही नहीं है, या 27 तारीख बेहतर है, अगर इस तरह की बातें लोग अज्ञानता के कारण करते हैं, इग्नोरेंस की वजह से करते हैं, तो हमें इस अज्ञानता से लड़ने की ज़रूरत है। और इस अज्ञानता से हम कैसे लड़ेंगे? साइंटिफिक आउटलुक के ज़रिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर ऑब्जर्व वेरियस फॉर्म ऑफ नेहरूविनिज्म? मिलिटेंट नेहरूविनिज्म, क्लासिकल एंड पोस्ट कोल्ड वॉर नेहरूविनिज्म। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नेहरूवाद के विभिन्न रूपों के बारे में बात की है? जैसे कि सैन्य नेहरूवाद, शास्त्रीय नेहरूवाद और शीत नेहरूवाद। देखिए यहाँ पे एक थिंकर है स्टीफन पी कोहेन, जिनका नाम है स्टीफन फिलिप कोहेन। उन्होंने 2001 में एक बुक लिखी थी, इंडिया इमर्जिंग पावर। और इंडिया इमर्जिंग पावर में इस तरह की शब्दावलियों का, फ्रेजेस का जो है इस्तेमाल करते हैं स्टीफन पी कोहेन। ये साउथ एशियन पॉलिटिक्स, जो साउथ एशियन, जो दक्षिण भारत, साउथ एशिया मतलब दक्षिण एशियाई जो देश हैं, इसमें टोटल जो 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इन कंट्रीज के ये एक्सपर्ट हैं, मतलब साउथ एशियन पॉलिटिक्स के वो एक्सपर्ट हैं। और उनकी जो बुक है, एक बहुत ही फेमस बुक है, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और इसी उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर कई किताबें लिखी हैं। और इंडिया के ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी है, इंडिया इमर्जिंग पावर। उसी में जो है वो नेहरूवाद के, नेहरूविनिज्म के अलग अलग फॉर्म के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से? मिलिटेंट, क्लासिकल एंड पोस्ट कोल्ड वॉर। तो ये आप जानिए कि स्टीफन पी कोहेन का एक कॉन्सेप्ट है कलोनियल आप कहें, पोस्ट कोल्ड वॉर, क्लासिकल या मिलिटेंट, जो नेहरूविनिज्म के बारे में बात हो रही है, किसका कॉन्सेप्ट है? स्टीफन पी कोहेन का। और यहाँ पे आप देखें, ये जो फिर से ओलिगार्की के वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से रिपीट हो गया। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था ना कि ये ग्रैनविल ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपनी बुक
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन बुक में डिस्कस किया, और ये बुक 1966 में पब्लिश हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जिसे जून 2023 में पूछा गया है, पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ क्रिटिकल स्कॉलरली मेमोयर इनवाइट टू नेहरू। इनवाइट टू नेहरू नाम का आलोचनात्मक विद्वत्तापूर्ण इतिवृत्त के लेखक कौन है? तो इसको किसने लिखा है? स्कॉट रीड ने। आप समझिए थोड़ा सा कि स्कॉट रीड हैं कौन। स्कॉट रीड एक बेसिकली कनाडियन थिंकर हैं, और वो डिप्लोमेट भी हैं। वो 1952 से लेकर के 1957 तक, ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड है। आप देखें यहाँ पे 1952 में, आप देखिए 51-52 में देश के पहले आम लोकसभा चुनाव होते हैं, और देश के प्रधानमंत्री के तौर पे नेहरू शपथ लेते हैं, और उनके पीरियड में कई बड़े बड़े डेवलपमेंट होते हैं। तो उन सारे डेवलपमेंट को उन्होंने इस अपनी बुक में एक क्रिटिकल स्टडी की, उसको एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उन्होंने इसमें मेंशन किया है। और बेसिकली जो स्कॉट रीड हैं, ये इंडिया में कनाडन हाई कमिश्नर थे, कनाडा के हाई कमिश्नर थे, और इन्होंने 1952 से 1957 तक अपनी सेवा दी थी। और इसके अलावा आप देखें, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें या नाटो की बात करें, उसको उसके फॉर्मेशन में, उसको बनाने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। और आज के सेशन का ये जो आखिरी क्वेश्चन है, इसे जून 2023 में पूछा गया है। ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और जिसको इस क्वेश्चन की इन डेप्थ नॉलेज होगी, वही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेगा। लेकिन इसके पहले एक क्वेश्चन और भी है, जरा इसको आप देखें। यहाँ पे पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर गेव द स्टेटमेंट that in course of time, however, while the Nehru was still alive, the Congress party ceased to be a movement and became a party and government. निम्नांकित में से किस विद्वान ने कहा कि इस समय अनुक्रम में, यद्यपि जब नेहरू जीवित थे, कांग्रेस पार्टी आंदोलन ना होकर के एक दल और एक सरकार का रूप ग्रहण कर लिया? आप देखें कि जब 28 दिसंबर को 1885 में कांग्रेस पार्टी को बनाया गया था, मुंबई के अधिवेशन में एओ ह्यूम के माध्यम से बनाया गया था। तो कांग्रेस एक मूवमेंट थी, और कांग्रेस का आप देखते हैं कि देश की आज़ादी में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। उसने बड़े पैमाने पे सक्सेसफुल मूवमेंट को लॉन्च किया है, और ख़ासतौर पर उसमें गांधी का कंट्रीब्यूशन रहा है। गांधी ने कांग्रेस को एक मास पार्टी बनाया, एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया। गांधी के आने के पहले जो कांग्रेस में जो लीडर, मतलब कांग्रेस पार्टी की जो पहुंच थी, वो जनमानस तक नहीं थी। उसमें कांग्रेस में जो पढ़े लिखा जो वर्ग था, जो जिसने विदेशों से शिक्षा LLB डिग्री हासिल कर रखी थी, वही आमतौर पे कांग्रेस के जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसके मेंबर थे। लेकिन गांधी ने जो है कांग्रेस को एक मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया, और देश आज़ाद होने के बाद हम देखते हैं कि वही कांग्रेस पार्टी फिर जो है देश की रूलिंग पार्टी बन जाती है। तो कांग्रेस जो एक मूवमेंट थी, जिसका एक ही मकसद था कि कैसे जो है इस देश को आज़ाद कराया जाए। गांधी का तो ये भी कहना था कि अब जो है, चूंकि देश आज़ाद हो गया, तो कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस को जो है समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कांग्रेस को समाप्त नहीं किया गया, और कांग्रेस ने एक पार्टी का रूप धारण कर लिया, और कांग्रेस जो है उसने काफ़ी लंबे समय तक देश पर शासन किया। तो हालांकि कांग्रेस की जो इमेज है, उसमें एक फ़र्क आया, एक बदलाव आया। और आप देखें खासतौर पे साउथ वगैरह में देखें, नेहरू की पॉलिसीज़ को लेकर के जो है काफ़ी विरोध भी हुए। और साउथ में हम देखते हैं कि एक नंबूदरीपाल, EMS नंबूदरीपाल की लीडरशिप में जो है एक मार्क्सवादी सरकार की स्थापना की गई। तो ये जो सब सारी चीज़ें हैं, ये इस बात को दिखाता है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो पॉपुलैरिटी थी, वो धीरे धीरे जो है कम हो रही थी, और कांग्रेस एक आंदोलन न रह करके बल्कि एक पार्टी बन गया था, एक सरकार बन गई थी। और इस घटना को जो है रजनी कोठारी ने अपनी बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया में रिकॉर्ड किया है, और इसी बुक के अंदर वो कांग्रेस सिस्टम के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। और इस बुक को उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का इस्तेमाल करके, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग करके जो है इस बुक को उन्होंने लिखा है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन,
जो बेसिकली नेहरू की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, उससे है। आइए इसको देखते हैं। किसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। जो करेक्ट स्टेटमेंट उसको आप आइडेंटिफाई करिए। On 1st April 1950, India was the first non-socialist bloc country to establish a diplomatic relation with China. 1 अप्रैल 1950 को भारत चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर साम्यवादी समूह देश था। मतलब एक नॉन सोशलिस्ट कंट्री था इंडिया। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडिया ने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किए चाइना के साथ, वो 1 अप्रैल 1950 से स्टार्ट किए। और ये देखिए जो स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नेहरू नेवर विजिटेड चाइना ड्यूरिंग हिज प्रीमियरशिप। तब प्रधानमंत्री रहते हुए नेहरू ने कभी भी चीन का दौरा नहीं किया। तो ये तो बात गलत है। 1954 में जब पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया था, तो उस वक्त नेहरू जो है बीजिंग गए थे, पेकिंग गए थे, और उन्होंने चीन की यात्रा की थी, चीन को विजिट किया था। और हम देखते हैं कि 1962 में जब चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करता है, तो इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाते हैं। और उसके बाद में फिर क्या है कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पे जब राजीव गांधी को नियुक्त किया जाता है, तो वो चाइना जाते हैं और एक बार फिर से जो है चाइना और इंडिया के बीच में जो संबंध है उसको जो है बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, एक पहल करते हैं, तो अपने द्विपक्षीय संबंधों को, बायलैटरल रिलेशन को जो है बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि राजीव गांधी जो हैं वो क्या हैं कि देश के 6वें प्रधानमंत्री हैं, 6th प्राइम मिनिस्टर हैं। और 1984 से लेकर के 1989 के बीच में जो है वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने काम किया। और 1988 में जो है वो चाइना जाते हैं, चाइना विजिट करते हैं। और एक बात यहाँ भी आप देख रहे हैं, जो डेट देख रहे हैं 21 मई 1991, जो है इलेक्शन में, जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है आप जानते हैं कि नेहरू जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनकी हत्या हो जाती है। तो ये जो डेट है, स्पेसिफिक डेट देखिए, मई 1991, 1991 की यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली। मतलब क्या कि 1991 में इनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मेरा आप देखिए क्या कर रहा है, राजीव गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड चाइना इन 1993। जब वो उनकी जब डेट 1991 में हो गई, तो वो चाइना कैसे जा सकते हैं 93 में, कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। राजीव गांधी जो चाइना गए हैं वो कब गए हैं, 1988 में गए हैं, ना कि 1993 में। तो ये भी स्टेटमेंट, मतलब ऑप्शन जो डी है वो इनकरेक्ट हो गया। और ऑप्शन जो बी है वो भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि नेहरू तो गए थे। तो बच्चा कौन सा यहाँ पे, ए एंड सी। तो ऑप्शन ए एंड सी कहाँ पे है, जो ऑप्शन सेकेंड है, सेकेंड ऑप्शन में जो ऑप्शन एंड सी है। तो इस तरह से आप देखिए, हम लोगों ने इस सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। कुछ क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो पिंक कलर के आप देख रहे हैं, मतलब हाईलाइट किया है मैंने। हालांकि ये क्वेश्चन नेहरू से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंक्लूड किया है। पीडीएफ में आप देखेंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और वैसे भी हम नहीं चाहते कि जो सेशन बहुत बड़ा हो। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम एक नए थिंकर को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।